हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा। आपको क्या लगता है कि आप किसको क्रेडिट देंगे कि वही इनका ज़्यादा रोल था इसमें रद्द कराने में? जिस प्रकार लोग भगत सिंह को याद करते हैं, वैसे हनुमान बेनीवाल जी को जब ऐसा भर्ती की याद आएगी, इस संघर्ष की याद आएगी, उनको याद किया जाएगा। लेकिन मैं मेरा आदर्श मार्गदर्शक और मेरा नेता हनुमान बेनीवाल जी को मानता हूँ। जब 50 साल का नेता अगर इतनी बड़ी इस कठिन राहों के अंदर भी चल के अगर वो संघर्ष कर सकते हैं, तो हम 20-25 साल के नौजवान तो आसानी से कर सकते हैं। अब राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा है। हजारों युवाओं का सपना, 4 साल का लंबा संघर्ष और अंत में मिला रद्द होने का ठप्पा। जी हाँ, एसआई भर्ती 2021 अब सिर्फ इतिहास के पन्ने में दर्ज होकर रह गई है। इस फैसले ने जहां धांधली के खिलाफ एक मिसाल पेश की, वहीं उन हजारों परिवारों की उम्मीदों को भी झकझोर दिया जो सालों से वर्दी का इंतजार कर रहे थे। राजस्थान की सबसे चर्चित और विवादित एसआई भर्ती 2021 जो कि अब पूरी तरह से रद्द हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे लादूराम गोदारा जी से कि इस संघर्ष के पीछे उनका क्या कहना है। देखिए, एसआई भर्ती अब पूरी तरीके से परमानेंट तरीके से अब रद्द हो गई, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 2021 में हुए इस पेपर लीक घोटाले को लेकर लंबा इसमें संघर्ष चलता रहा। इस घोटाले की जांच को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी बड़े प्रयास हम लोगों ने किए कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार ने इस मामले को दबाने का काम किया और वर्तमान की सत्ताधारी बीजेपी पार्टी ने चुनाव के समय इस मुद्दे को बड़ा ही जो है एक चुनावी एजेंडा बनाकर युवाओं के वोट भांपने का काम किया। लेकिन सत्ता में आते ही, सरकार में आते ही बीजेपी ने भी दोहरा रवैया अपनाया और इस भर्ती को रद्द नहीं करके, यहाँ तक कि न्यायपालिका में भी यह कहा गया कि इस भर्ती को रद्द नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंततः जीत सत्य की होती है। और न्यायपालिका ने तमाम पहलुओं और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की पहले सिंगल बेंच ने, उसके बाद डबल बेंच ने और अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी थानेदारों द्वारा दायर एसएलपी को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और हस्तक्षेप करने से मना किया। ये जो फैसला है, ये हम सब के लिए एक स्वागत योग्य फैसले, पब्लिक डोमेन के अंदर एक न्यायोचित फैसला जिससे मेहनतकश युवाओं को उनकी उम्मीद, उनका हक, अधिकार और उनको न्याय मिला, जो हम सभी के लिए और पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए एक लैंडमार्क फैसला जो है ये राजस्थान में स्थापित हुआ है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक बात बताइए, एसआई भर्ती को रद्द करने के पीछे 2 बड़े दिग्गजों का नाम है, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा। आपको क्या लगता है कि आप किसको क्रेडिट देंगे कि वही इनका ज्यादा रोल था इसमें रद्द कराने में? देखिए, मैं इस भर्ती के अंदर उन तमाम साथियों को, सहयोगियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन सभी का हम शुक्रगुजार हैं, उन सभी का हम आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने इस भर्ती के अंदर, चाहे धरातल के ऊपर हो, चाहे पर्दे के पीछे रहकर हो, या चाहे किस भी परिस्थितियों के अंदर उन्होंने हमारा साथ, सहयोग, समर्पण और स्नेह हमें दिया और हमेशा हमारे इरादे और हौसलों को उन्होंने मजबूती दी और हमेशा ये कहा कि आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। चाहे किरोड़ी लाल जी मीणा हो, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो, किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी विपक्ष में रहते हुए भी और सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने हमारा खूब सहयोग किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार में रहते हुए कुछ परिस्थितियां भी ऐसी रहती है कि वो खुल के सामने नहीं आ सकते थे, लेकिन जितना उन्होंने सहयोग किया उसके लिए हम आज भी उनका, किरोड़ी लाल जी का शुक्रगुजार है और उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और उससे भी बड़ा हम हनुमान बेनीवाल जी को विशेष धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी सत्ताधारी पार्टियों के सामने डट के सत्ता के साथ जो है वादा खिलाफी के उस फैसले के खिलाफ उन्होंने डट के उस परिस्थितियों के अंदर जयपुर के उस शहीद स्मारक पर उस कड़ी धूप में, उस बारिश में, उन विषम परिस्थितियों के अंदर जब सरकार ने उन्हें घर खाली कराने तक के नोटिस दिए, उनके घर की बिजली काटने तक के नोटिस उन्हें दिए और ऐसी हजारों विषम परिस्थितियां उनके बीच में आई, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ा और ऐतिहासिक आंदोलन राजस्थान के उन पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ, सरकार और सिस्टम के खिलाफ उन्होंने राजस्थान के उस युवाओं के हित के अंदर उन्होंने ये संघर्ष किया और एक बहुत बड़ी रैली उन्होंने आयोजित की, जिससे पूरे प्रदेश में नहीं अपितु पूरे देश भर के अंदर एक मैसेज गया। और पूरे पेपर लीक की जो लड़ाई थी ये एसआई भर्ती की, उस लड़ाई के अंदर इस चिंगारी में घी डालकर उन्होंने इस पूरी आग को जो है पूरे देश में फैलाने का काम किया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान बेनीवाल जी ने
इस भर्ती को रद्द कराने के लिए उन्होंने कोई छोटा संघर्ष नहीं किया, उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया और एक स्वर्णिम अक्षरों में उनका ये संघर्ष लिखा जाएगा। जिस प्रकार लोग भगत सिंह को याद करते हैं, वैसे हनुमान बेनीवाल जी को जब ऐसा भर्ती की याद आएगी, इस संघर्ष की याद आएगी, उनको याद किया जाएगा। आपको क्या लगता है, अगर इन दो दिग्गजों का हाथ नहीं होता तो क्या आज इस फैसले पे क्या न्याय मिल पाता इस मुद्दे को? देखिए, अब भविष्य की गर्त में तो क्या छिपा है, कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जब कोई छोटे छात्र और हम छोटे युवा लोग जब हम संघर्ष करते हैं तो हमें कभी कभी बड़े लोगों की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे सामने खूब सारी कठिनाइयां, ऐसी बाधाएं हमारे सामने आती हैं उस राह के अंदर, लेकिन फिर भी हम लोगों की हौसलों को मजबूती के लिए और हमें एक भी सपोर्ट, यानी एक बड़े सपोर्टिव के लिए हमें जरूरत पड़ती है बड़े नेता के साथ की, ताकि जिसकी आवाज को सरकार आसानी से सुन सके और सारे लोग जो है उनकी आवाज को एक उस नजरिए से देख सके कि ये अगर किरोड़ी लाल मीणा या हनुमान बेनीवाल या कोई भी बड़ा लीडर अगर आवाज उठा रहा है तो इसका मतलब राजस्थान के युवाओं के साथ गलत हुआ है या वो मुद्दा सही है। इसलिए हमें, क्योंकि हम जैसे नौजवानों के ऊपर कभी पुलिस का डर होता है, मुकदमों का डर होते हैं, लाठियों का डर होता है, बहुत सारी परिस्थितियां आती है, हर उस मुद्दे के अंदर एक हमें मजबूती देने के लिए हमें सारा लेना पड़ता है और इस दोनों नेताओं का इसमें सहयोग रहा है और विशेष सहयोग इसमें हनुमान बेनीवाल जी का रहा है। जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों की अपनी अपनी तरीके की राजनीति, अलग अलग राजनीति है, मगर आप किसकी राजनीति को अपना मार्गदर्शन मानते हैं? देखिए, हम अच्छाइयों को ढूंढने वाले चेहरे हैं। हम ये चाहते हैं कि क्या विशेष खूबी किसमें है, लेकिन मैं मेरा आदर्श मार्गदर्शक और मेरा नेता हनुमान बेनीवाल जी को मानता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है उन कठिन परिस्थितियों में और उस कंडीशन में मैंने उस नेता को देखा है जब किसी के सुख में वो पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन दुख के अंदर वो हमेशा पहुंचते हैं और उनकी जो लड़ाई लड़ने की उनकी जो शैली है, उनका जो नेतृत्व है और उनका जो अंदाज है, वो हमें बहुत पसंद करता है और हमें प्रभावशाली बनाता है और हमारे अंदर भी वो एक नई धारणा पैदा करता है कि आप भी जो है, जब 50 साल का नेता अगर इतनी बड़ी इस कठिन राहों के अंदर भी चल के अगर वो संघर्ष कर सकते हैं तो हम 20-25 साल के नौजवान तो आसानी से कर सकते हैं। पर हमें एक नई उम्मीद, नया रास्ता उनसे मिलता है और किरोड़ी लाल मीणा जी से भी हमें संघर्ष करने का भी मौका मिला है, उनके साथ भी हमने संघर्ष किए। उन्होंने इस एसआई के मूवमेंट में, जब हनुमान जी से पहले जब हम 2021 में आंदोलन कर रहे थे, उस समय उन्होंने शहीद स्मारक पर भी इस मुद्दे को लड़ा। तो हमने देखा है कि आंदोलन के दौरान क्या क्या परिस्थितियां आती है और कैसे कैसे वो किए, इसमें कोई दो राय नहीं। किरोड़ी लाल जी ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन और सर्वाधिक आंदोलन का रिकॉर्ड उनका भी है और हमने उनसे भी सीखने का काम किया है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि किसमें क्या खूबियां उनको हम सीखने का काम करें। दोनों नेता अपने आप में अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, एसआई भर्ती तो परमानेंट रद्द हो गई, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था, उन पे क्या कहेंगे आप? उन्होंने भजनलाल सरकार को शपथ पत्र भी लिखा कि हमने जो ईमानदारी से मेहनत से पेपर दिया, अब उन बच्चों का क्या? शपथ पत्र तो हमने भी लिखे थे, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी लिखे थे, उस समय के शिक्षा मंत्री रहे डोटासरा जी को भी लिखे थे, वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल जी को भी लिखे थे, डिप्टी सीएम को। पत्रों की तो नहीं जाने, हमने ढेर बांध दिए थे, कितने पत्र लिखे हमने, इनकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन आपने जो बात कही है उसका दुख और दर्द, खेद हमें भी है कि जो भाई लोग जो मेहनती थे, ईमानदार थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि 100, 50, 150 चाहे कितने भी हो, उनके साथ जो हुआ वो सिस्टम की फेलियर के कारण हुआ है। हमारी उनसे कोई घृणा या दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी सरकार अगर शुरुआत के अंदर ही इस मुद्दे को भुना लेती, अगर ऐसा ही भर्ती को रद्द कर देती, तो आज ये पल नहीं आता या आज ऐसी विषम कठिनाइयां इन लोगों के सामने नहीं आती। लेकिन फिर भी मैं उन ईमानदार और मेहनती भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम भी आपके भाई थे, हम भी मेहनत करते, लेकिन आपने नौकरी हासिल की, वर्दी हासिल की। अगर आप वास्तव में ईमानदार हो तो आप वापस अगर किताबी माहौल में ढल के अगर आप प्रयास करोगे, अगर आप तैयारी करोगे, तो आप वापस एग्जाम फाइट कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हम खूब सारे इंटरव्यूज देखते हैं, कई सारे IAS IPS और बड़े लोग इंटरव्यू देते हैं कि हमने 10 साल पढ़ाई छोड़ दी थी, 5 साल छोड़ दी थी, फिर हम वापस आए, हमने तैयारी की थी। जब वो लोग कर सकते थे, आप भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें बहुत सारा फेलियर था, टॉपर पूरे जॉब छोड़ गए, STM तक इसमें इन्वॉल्वमेंट थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि अगर दूध के गिलास में पानी मिल जाए तो अलग करना संभव ही नहीं। इसलिए ये कोर्ट का फैसला है जिसे हम सबको स्वीकार करके इनको मानना चाहिए।
आपके हिसाब से वर्तमान सरकार को इन मुद्दों पर, जैसे पेपर लीक हो गया, फर्जीवाड़ा में घोटाले, भर्ती घोटाले पे, इन पर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए कि ये नहीं हो? देखिए, अगर सरकार चाहे तो ये पेपर लीक, ये घोटाले सब रुक सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है मैडम। इसमें सरकार और विपक्ष के सारे लोग मिले जुले हुए होते हैं, जिसके कारण जो है इन लोगों का हौसला हमेशा मजबूत होता है। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस सरकार में पेपर लीक घोटाले को लेकर सत्ता में आई, और बीजेपी सरकार में इतना बड़े घोटाला उजागर हुआ ओमार स्कैम का, जिस मुद्दे को कुछ दिन 7 दिन मीडिया में बयानबाजी करके पक्ष विपक्ष सब अपना उल्लू सीधा करके घर बैठ गए। नौजवान उन आंखों से देखते रह गए कि कोई सड़कों पे आएगा या सरकार सदन के अंदर हमारी आवाज को बुलंद करेगी और इस घोटाले का उजागर करके कोई जांच एजेंसी गठित करेगी या कुछ लगाम लगाएगी, कोई नया कानून लाएगी। क्योंकि युवा पहले पेपर लीक से टूटा, फिर जब पीछे के दरवाजों से बैकडोर से जब वो हमारे भरवाएगी उससे टूटा, तो पूरा सिस्टम की चेन प्रक्रिया से वो टूट चुका था। तो उसको कहीं ना कहीं उम्मीद जगी थी, लेकिन उस पर भी बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर पाई, केवल बयानबाजी करके। और हम सरकार में बैठे उन लोगों से कहना चाहते हैं कि यार, कम से कम आप भ्रष्टाचार करो या किसी भ्रष्टाचारियों की आप सलीमता में उसका सहयोग करो, तो कम से कम ऐसे जो पेपर, जो युवाओं के सपनों के सौदे करते हैं, जो उनकी किसानों की, उन परिवार से आने वाले वो बच्चे जिनकी उम्मीदों के ऊपर आप जो है सौदा करते हो, तो इसमें आपको शर्म आनी चाहिए। कम से कम जो युवा दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उनके सपनों के साथ तो सौदा ना करते हुए, उनको खून के आंसू ना रुलाते हुए, उन्हें उनकी मेहनत का हक दीजिए। आप ऐसा कानून बनाइए, आप ऐसा सिस्टम लाइए, या फिर सिस्टम में बैठे वो पुराने लोग जो इस सिस्टम में बैठ करके पूरा सिस्टम को वो जो है नकारा करने का काम करते हैं या खोदने का काम करते हैं, उसको बदलने का काम कीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे आरपीएससी का पुनर्गठन? आप आरएसएस बोर्ड के उन अध्यक्षों की जांच क्यों नहीं कर रहे? आखिर आपके ऊपर ऐसी क्या नौबत है या क्या परिस्थितियां है? लेकिन वही बात है कि चोर चोर मौसेरा भाई, सिस्टम और सरकार में बैठे सब लोग मिलके मिला जुली का खेल रच रहे हैं। बस उसी दौर से राजस्थान चल रहा है। जी बिल्कुल। एक मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप 2028 में किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो हमारी सरकार चाहते हैं कि किसानों नौजवानों की सरकार आए, और किसान नौजवानों की पार्टी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। क्योंकि हम नौजवानों को अगर आप पूछोगे कि आप क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम दुखी मन से चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों ने एक सिस्टम बना लिया कि जब हम विपक्ष में रहते हैं तो हम पर्दे के पीछे से मिलकर काम करेंगे। क्योंकि आज बीजेपी को पता है कि आने वाले समय के बाद वापस कांग्रेस की सरकार आएगी, तो क्यों ना हम मिलकर काम करें। कांग्रेस को पता है 2.5 साल बाद जनता भोली भाली जनता है, इनको हम आंधे जो है रास्ते दिखा के इनसे वोट हड़पने का काम करेंगे, मिलजुल के करेंगे। लेकिन अब राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा है। अब राजस्थान समझ चुका है, जाग चुका है, और उन्हें उम्मीद है कि हमारी वो पार्टी जिसको हमने सिंचा है, जिसको हमारा नेता दिन और रात सड़क से लेके सदन तक मजबूती से हर उस अन्याय के खिलाफ डट के लड़ाई लड़ता है, उसका हम साथ देंगे। और अब अगर आप बात करोगे ग्रामीण अंचल से लेकर शहर की उन तमाम गलियों के अंदर, उन सारे राजनीतिक अखाड़ों के अंदर आप अगर बात चलती है, तो एक ही बात चलती है कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर एक नई उम्मीद के साथ, एक नई मिसाल के साथ जो है चुनाव लड़ रही है। और जहां कहीं भी देखोगे हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लड़ रही है। और हम चाहते हैं कि हम नौजवानों का जो आभार और धन्यवाद जो इस एसआई के मूवमेंट के अंदर हनुमान बेनीवाल जी ने जो जताया, जो उन्होंने हमें हिम्मत दी है, जो बड़ी लड़ाई लड़के हमें जीत दिलाई है, उसका हम सब शुक्रगुजार एहसानमंद है। और हम नौजवान सारे मिलकर उनके साथ लगे हुए, और हम चाहते हैं कि इस बार 28 में बदलाव। आप हनुमान बेनीवाल का इतना समर्थन देते हैं, तो क्या कभी आरएलपी ज्वाइन करेंगे आप? आरएलपी पार्टी हमारी घर की पार्टी है, उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा ऐसे करना क्यों नहीं है, क्योंकि हम उस पार्टी को दिल से चाहते हैं। और मैं तो जिस जगह से पार्टी बनी है, मैं तो ये मानो कि आप जब मैं 10th 11th में पढ़ता था, उसी समय से मैं तो हमारे नेता हनुमान बेनीवाल जी का समर्थक हूँ और उस पार्टी का समर्थक हूँ। ऐसे ऑफिशियली हम लोग पार्टी ज्वाइन करने की अगर आप बात कर रहे हो, तो मैं तो विशेष तौर से आरएलपी पार्टी का ही हूँ। और दूसरे जो लोग जो पार्टियां ज्वाइन की, जो वगैरह बातें करते हैं, तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि दरी पट्टिया बिछाने वालों से पहले एक बार आप ये सोचिए कि जो नेता दिन रात आपकी लड़ाई लड़ता है, उसके लिए आप लीजिए। और जो आपने मैडम सवाल किया, उसका भी हम ये है कि आगे भविष्य की गर्त में क्या छिपा है, उन परिस्थितियों के अंदर देखेंगे। अभी संघर्ष का दौर चल रहा है, हनुमान जी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं।
लोग हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के यूथ लीडर के रूप में देखते हैं। लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, संघर्ष कर रहे हैं और आगे परिस्थितियाँ क्या होती क्या नहीं होती उसके अनुसार लड़ते जाएंगे। लेकिन हम जब तक हनुमान बेनीवाल जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे जी जान के साथ इस प्रदेश के लिए लड़ेगी, हक अधिकारों के लिए, हम मजबूती के साथ उनके साथ लड़ेंगे, उन्हें कमजोर नहीं होने देंगे, उनकी विचारधाराओं को, उसके संघर्ष को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, आप हनुमान बेनीवाल का हर बात में समर्थन देते हैं, तो आप उनके बयान भी सुनते ही होंगे। बिल्कुल। जो वो मुख्यमंत्री को क्या क्या कहते हैं, उन पर आपका क्या विचार है? अपनी एक तो वो चीज उनका काफी वायरल हुआ था बयान कि मेरी पार्टी में सारे रावण भरे पड़े हैं, आरएलपी में ही सारे रावण हैं। देखिए, बड़ा जो नेता होता है या पार्टी का जो लीडर होता है, जब उसे लगता है कि हमारी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ यूथ आजकल ऐसे भी है कि जिन लोगों को केवल एक ही मकसद होता है कि हमें केवल माहौल क्रिएट करना है, और एक वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहां जाके हमें लड़ना है, हमें निकलना है गाँव के अंदर, हमें निकलना है सड़कों के ऊपर, लोगों के घरों तक कि किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या दर्द है। एक वो लोग जो होते हैं जिनको आगे बढ़ाने का काम नेताजी हमेशा चाहते हैं कि उन लोगों को हम आगे लाने का काम करेंगे। और जो लोग केवल माहौल क्रिएट करने का काम होता है, उनके लिए नेताजी ये शब्द कहते हैं कि वो केवल रावण है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो देखिए कि हमसे डबल उम्र के है, इतनी उम्र के, वो जो बात कहते हैं वो सच्ची कहते हैं, क्योंकि उनका वो दुख है, वो दर्द है। तो आपको कौन लगता है आरएलपी में रावण? जो लोग माहौल क्रिएट करते हैं, जो लोग केवल और केवल ऐसी उलझुल बयानबाजी करते हैं, या फिर केवल और केवल अपना एक ही होता है कि हम केवल फोटो और वो रीलबाजी करते हैं, माहौल बनाए, जैसे स्टंटबाजी करें। नेताजी हमेशा कहते हैं कि आप गाड़ियों के हूटर कम बजाया करो, मेरे आसपास जरूर तो उतने ही लोग आया करो, क्योंकि एक पार्टी का बड़ा लीडर है, एमपी है, और इतने समय से वो संघर्ष करता है, तो उसको और भी खूब सारे जो है देखने पड़ते हैं, कार्य कुशलता भी देखनी पड़ती है, पार्टी को लेकर उसको विचार करना पड़ता है, बहुत सारे मूवमेंट उसे देखने पड़ते हैं, सारे लोगों तक एक अकेला आदमी नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग तकलीफ के अंदर, दुख दर्द में संघर्ष करें, उनको आगे लाने के लिए नेताजी हमेशा प्रयास करते हैं। और हम जैसे जो नौजवान लोग हैं हमेशा हमारी बात सुनते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, एक ही बात कहते हैं कि ईमानदारी और सत्य के साथ आप लड़ाई लड़ते जाओ, संघर्ष करते जाओ। अगर किसी के साथ अगर आप छल कपट करोगे, किसी के साथ बुरा करोगे, किसी गरीब को आप तकलीफ दोगे, तो जीवन में हमेशा आप डाउनफॉल पे जाओगे। और गरीब का आप साथ दीजिए, ईमानदारी से लड़ाई लड़ो, हमें हमेशा आपके साथ। अभी वर्तमान सरकार यानी भजनलाल सरकार के कार्यशैली काम को आप कितनी रेटिंग देंगे 10 में से? 0 0 0। और किरोड़ी लाल मीणा की? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जी, अब मैं आपको बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग जब संघर्ष कर रहे थे उस समय की कार्य कुशलता में और उनकी अब की कार्य कुशलता में फर्क है। लेकिन हम ज़्यादा ध्यान अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ऊपर दे रहे हैं। बीजेपी पार्टी में राजस्थान में मतलब ही नहीं है, महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई सरकार है या कोई पार्टी चल रही है। सारे लोग अलग अलग क्रिएटिव के अंदर अपना अलग अलग माहौल क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे तो मंत्री बना के बैठा दिए जिन मंत्रियों का, जिन्हें कोई औचित्य नहीं है, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि कब क्या करना है। तो हम इन लोगों से उम्मीद क्या कर सकते हैं? हम फिलहाल ये ध्यान दे रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 28 में कैसे मजबूत करें, नौजवानों के साथ जितना भी अन्याय और अत्याचार हो रहा है उनके हक अधिकारों के लिए हम कैसे संघर्ष करें, जहां जहां कहीं भी अत्याचार हो रहा है वहां हम पहुंच के कैसे लोगों को न्याय दिलाया जाए, और लोगों को कैसे समझ विकसित कर सके कि ये सांपनाथ और नागनाथ दोनों पार्टियों को धराशायी करके नई पार्टी का उदय कीजिए। तब जाके जो है हम लोग इस नैरेटिव के अंदर सक्सेसफुल हो पाएंगे। आखिर में आप युवाओं के लिए एसआई भर्ती के जो अब रद्द हुआ है, उन युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं उन तमाम मेरे भाइयों बहनों से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि साथियों, ये लड़ाई 2021 से शुरू हुई, लड़ाई 2026 में आके समापन हुई, और जीत के साथ, बड़े ही पावन पर्व के साथ ये लड़ाई समापन हुई है। लेकिन इस लड़ाई का असली जीत या असली जश्न तब होता जाएगा जब आप तमाम मेरे मेहनती भाई बहन जो राह देख रहे थे, जो बाट जो रहे थे कि कब ये भर्ती रद्द होती है फाइनली, और कब हम लोग कंधे पे 2 सितारे लगाने के लिए जो हम एक उम्मीद जगा रहे थे, जो आप आंखें निकाल के जो न्यायपालिका की ओर राह देख रहे थे और हम लोगों से आप उम्मीद कर रहे थे, हमने आप सब के लिए हमारा फर्ज निभाया। आपके मुद्दे को हमने कभी इन 5 सालों के अंदर 0 नहीं होने दिया। इस कठिन राहों के अंदर हम कभी कमजोर नहीं हुए, कभी थके नहीं, कभी टूटे नहीं, चाहे जो परिस्थिति आई, लेकिन आपके लिए हमने हर उन विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके इस मुद्दे को
यहाँ फाइनली 3-0 से हमने जीत दिलाने का काम किया। बहुत सारी परिस्थितियाँ आप सारे लोग भाई बीच में पूछते थे कि सिंगल बेंच से भी क्या, डबल बेंच से नहीं होगा, सरकारें होती है, कोर्ट भी उनको होता है, लेकिन मैं फिर भी कहता था कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। आप संविधान पर, लोकतंत्र पर भरोसा रखिए। हर जगह न्यायपालिका एक लंबा और वैसी स्ट्रेटेजी नहीं होती जैसा आप लोग सोचते थे, लेकिन जो फैसला दिया है वो फैसला आप सबके हक अधिकार आपको मिला है, आपको न्याय मिला है। अब हम ये चाहते हैं और कि इस मिशन के अंदर आप सब लोग मेहनत करके जितना भी समय गवर्नमेंट आपको दे, सारे भाई लोग थानेदार बन के आओ, और जब भी आपके पास कोई गरीब व दीन दुखी आए उसकी सेवा करो और आपको अपना मेहनत का फल मिले। क्योंकि हम लोग अब आप वाले उस फील्ड के अंदर, हमारे भी कभी सपने होते थे 1-2 सितारे लगाए, लेकिन एक लंबा टाइम पीरियड आप लोगों की अगुवाई करने के लिए हमारा निकल चुका है। लेकिन लीडरशिप करते करते न जाने हमारा भविष्य में कब क्या कौन देखेगा। लेकिन आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, जो अभी भी पढ़ रहे हो, उनके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप पढ़िए और शानदार तैयारी कीजिए। अब ये लास्ट मौका आपके पास है, क्योंकि 26 की वैकेंसी भी आपकी हो चुकी है और 21 की वैकेंसी आपके पास मौका है। 2 सितारे लगा लीजिए। और ईमानदार भाई जो ट्रेनिंग थानेदार, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि एक बार सारे गिले शिकवे को दूर करते हुए, माइंड के अंदर आपकी चल रही उन तमाम भावनाओं को आप साइडलेस करते हुए अपना मेहनत पे भरोसा करके, अपने आप पे भरोसा करके आप वापस एफर्ट करके तैयारी करो। आपको आपका हक मिलेगा, आप वापस से नौकरी प्राप्त कर सकते हो। आप सबको मेरा राम राम, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता लादूराम गोदारा। एसआई भर्ती के ऐसे ही और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।